तो हेलो प्यारे दोस्तों। तो मैं हम सभी लोग तो जानते हो कि इग्नू में पढ़ाई नहीं होती है। मैंने इग्नू में एडमिशन लिया था 2020 में। तो अब मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो मेरा प्रोग्राम बीए पॉलिटिकल साइंस है। तो मैं गलती से चुन लिया ये वाला। और इसमें जो बुक आई है वो करीब 10 बुक हैं। उसमें मुझे बहुत कठिनाई होती है याद करने में। लेकिन समय भी कम रह गया है, तो जिस कारण मेरे को याद करना पड़ रहा है। रोज़ सुबह उठ के जल्दी से याद कर रहा हूँ इसलिए। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आपका ये कोई कोर्स होगा, अगर आपका ये वाला BPSC SOR, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है ये वाली। तो आप इसको देखना, आपको इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें मेरे को जो भी समझ में आया तो मैं आपको इसमें समझा दूंगा। तो इसमें आज हम चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे। और अगर हो सका तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। अगर क्या पता, अगर मैं सही से अगर मैं मेरे को भी अच्छी तरीके से बुक पूरी समझ में आई तो मैं आपको जल्दी जल्द कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने भी इग्नू में एडमिशन लिया तो आप मुझे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इग्नू में कैसा रोल रहा है। तो ये में चैप्टर 2 है, वो है हमारा लोक नीति। तो आप सभी लोग तो जानते हो कि लोक नीति क्या होती है। लोक नीति वो होती है तो दो शब्दों से बन के होती है। एक होता है लोक और एक होता है नीति। नीति का क्या होता है, नीति का काम होता है इसकी कोई चीज़ को लागू करवाना, ठीक है। और लोग क्या होते हैं, लोग मतलब लोग, जैसे कि कोई आपने देखा होगा सरकारी विभाग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो लोग हो गए लोक नीति, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। ये फर्स्ट चैप्टर में पर मैंने वो समझाया नहीं है, मैं सेकंड चैप्टर पे आ गया हूँ। तो क्योंकि मैं अभी सेकंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो देखिए आप ये वाला, ये प्रस्तावना नहीं, ये वाला पॉइंट देखेंगे हम, नीति विश्लेषण के लिए प्रणाली मॉडल, ठीक है। तो इसमें नीति निर्माण प्रक्रिया को डेविड स्टर्न ने ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है। तो ये आप इस जैसे ही आप पढ़ोगे तो इसमें कठिन शब्द भी हैं, तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो जितना मेरे को समझ में आया मैं उतना समझा दूंगा। तो जैसे कि आज देखेंगे तो नीति निर्माण प्रक्रिया को डेविड स्टर्न ने ब्लैक बॉक्स का नाम दिया। ब्लैक बॉक्स यानी कि काला डब्बा, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये ना समाज की मांगों की नीतियों में परिवर्तन कर देता है। और समाज की जो मांगे होती है ना, उनकी जो नीतियाँ होती हैं में परिवर्तन करता है। तो इसलिए डेविड स्टर्न ने नीति निर्माण को ब्लैक बॉक्स का नाम दिया है, ठीक है। इतना तो आपको पता लग गया हो कि समाज की मांगों, जिस समाज में मांग होती है तो ये उनकी मांगों के वो परिवर्तन कर देता है। तो जबकि राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, उसके विश्लेषण है कि उसके बारे में जाना जाता है। डेविड स्टोन ने जवाब दिया है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो कि प्राधिकृत रूप से मूल्य में कार्य में लिप्त होता है। इसमें बहुत कठिन भाषा है तो वैसे मुश्किल हो रही है। और इसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के उत्पादक के रूप में निवेश में देखा जाता है। इसमें ना भौतिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीति के निवेश के रूप में देखा जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है कि इसमें नीति निर्माण को डेविड स्टर्न ने ब्लैक डब्बा माना है। तो ब्लैक डब्बे का यहाँ की काले बॉक्स का अर्थ होता है कि ये समाज में ना जो समाज के जो जो उनकी मांगे होती हैं समाज की, उनके उनमें परिवर्तन कर देता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है। और राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए, यानी कि राजनीति व्यवस्था के बारे में जानते हुए, इन्होंने डेविड स्टोन ने ये जवाब दिया है कि ये ना ये रुकिए एक मिनट, ये भौतिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतियों में निवेश को देखा जा सकता है और वे मांगे समर्थन दोनों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो वे मांगे और समर्थन वातावरण के उत्पादन के यानी कि मांगे और समर्थन के कारण ना ये राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कि हम राजनीतिक व्यवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। तो अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन, जो यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन कौन करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन राजनीतिक समुदाय और पदाधिकारियों की उपस्थिति के लिए उपलब्ध आधार, नियम, कानूनी और परंपरा के शामिल किया गया है। सम्मिलित का मतलब होता है शामिल, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो मैं राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन है ना, वो जैसे कि राजनीतिक समुदाय और पदाधिकारी वहाँ पे बैठेंगी, उपस्थिति होगी और कानूनी तौर पर उसका शामिल किया जाएगा, ठीक है। इतना लिख देना आप।
जिसके मध्य यम इसका संचालन होता है। इसके मध्य यम यम मतलब एक शायद क्या पता जज को कह सकते हैं। इसकी समता तभी मिलता है जब व्यक्ति या समूह के द्वारा निर्णय और कानून स्वीकार किया जाता है। यानी कि समर्थन तब मिलता है जैसे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कुछ कानून वानून बनाएंगे तो उसको लागू करवाएंगे तो वो कौन मानेगा? हम तो जैसे व्यक्ति तो मानेंगे, व्यक्ति हो गया या समाज के समूह हो गए, तब तो वो उनको मानेंगे, जब तो उसको लागू ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। और समर्थन प्रतिकालात्मक व्यवस्था, ये आप रहने दीजिए, इसको मत लीजिए, बहुत कठिन है। अब यहाँ के पैराग्राफ पे जाए तो इसमें आप क्या कहेंगे कि मैं राजनीतिक व्यवस्था ना एक अध्यय है। राजनीतिक व्यवस्था एक अध्यय नीति निर्माण के लिए संस्था अभिक्रिय होते हैं। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में नीति निर्माण है वो अध्यय की तरह काम करती है, उसका दिल है वो। ठीक है, इसके मुख्य कार्यकारी क्या है? इसके मुख्य कार्यकारी हैं सांसद, न्यायाधीश, ठीक है, और नौकरशाह शामिल होते हैं। ठीक है, इसके ये मतलब कर्मचारी, जैसे इसके प्रमुख कर्मचारी कौन कौन है, ये हैं। ठीक है, व्यवस्था में लोग निवेश को परिणाम में बदल देते हैं। यानी कि जब ये व्यवस्था होती है तो जो उसके निवेश होते हैं ना, उसको लोग ना ये कि निवेश को परिणाम में बदल देते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई निवेश करेगा तो उसको परिणाम में बदल देंगे उसको। और निगम या इसके परिणाम को राजनीतिक व्यवस्था का मूल आवरण बन जाते हैं। यानी कि इसके जो परिणाम है वो है ना राजनीतिक व्यवस्था के मूल अपतन बन जाते हैं, और जो अपतन होते हैं वो सावधानिक बन जाते हैं। ठीक है, जो आप कह रही कि इसके परिणाम जो हैं वो है ना राजनीतिक व्यवस्था के अपतन बन जाते हैं, और जो उसके जो अपतन है वो सावधानी बन जाते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या कहेंगे, ये वहाँ से व्यवस्था का मॉडल आधारित होता है इस सूचना के आधार पर, लिख देना, उस सूचना के आधार पर वो व्यवस्था का मॉडल आधारित होता है। तब नीतियों को उत्पन्न किया जाता है और उनको लागू किया जाता है। यानी कि जब नीतियों को बनाया जाता है और उनको तैयार करके उनको लागू किया जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रणाली मॉडल की सीमाएं। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा है, तो मेरा भी सही से रिवाइज नहीं हुआ है। अगर हो जाए तो मैं आपको ये वाला भी करवा दूंगा सेकंड पार्ट में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। वैसे इसके छोटे मोटे पॉइंट हैं, तो आप देख सकते हैं कि व्यवस्था मॉडल नीति निर्माण प्रक्रिया को समझने में बहुत लाभदायक है। मैं कि ये ना व्यवस्था का मॉडल नीति निर्माण को प्रक्रिया को समझने में बहुत लाभदायक होता है ये वाला। और इसके अन्य कारक भी इसके सीमित रहते हैं। यानी कि जो इसके कारक हैं ना वो बहुत सीमित रहते हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ते, वहीं रहते हैं जब तक चाहिए। और इसके यह आगान निगम मॉडर्न नीति निर्माण प्रक्रिया को समझने में बहुत सारी बातें में बहुत बाहर की विदेश से कोई भी राजनीति वो जोड़े गए हैं, इसमें भी बहुत कठिनाई होती है पढ़ने में। तो आप इस किताब को कैसे पढ़ रहे हैं मुझे इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मैं को ज़्यादा पढ़ लूँगा तो मैं आपको इसका सारी बुक दे दूँगा मैं, अगर हो जाए। और इसमें प्रश्न उत्तर भी नहीं है कि प्रश्न उत्तर भी हो तो इसमें से कर लूँ, पूरे चैप्टर याद करने हैं इसमें से। तो इसका एग्ज़ाम आपको शायद 2 अगस्त को इसका एग्ज़ाम, तो इसके लिए तैयारी करके रखिए आप सभी लोग।